Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about spray drying. It is the figure of spray dryer. So स्प्रे ड्रायर का हम यूज कहाँ करते हैं? स्प्रे ड्रायर का यूज हम लिक्विड फूड को ड्राई करने के लिए करते हैं, उसे पाउडर फॉर्म में लाने के लिए करते हैं, या हम मिल्क जो प्रोडक्ट है जिनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको हम डिहाइड्रेट करने के लिए स्प्रे ड्राइंग का यूज़ करते हैं और उसको डिहाइड्रेट करके हम उसे स्टोर करके रखते हैं पाउडर फॉर्म में। मिल्क, जैसे हम मिल्क की बात करें तो मिल्क को हम ड्राई करते हैं, उसे मिल्क पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जब हम ऑफ सीजन में या जब हमारी मिल्क की सप्लाई कम हो जाती है तो हम उसी पाउडर का यूज़ मिल्क को फिर से फॉर्म करने के लिए हम उसी पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं हम स्प्रे ड्राइंग को। स्प्रे ड्राइंग is the transformation of feed from a fluid state into a dried particle form, और जिसे हम बोलते हैं powdered form, by spraying the feed into a hot drying chamber. ये आपके सामने जो दिख रहा है क्या है? hot drying chamber. हम यहाँ से हमारा जो फीड है यहाँ से हम फीड करते हैं मिल्क को या फिर कोई भी लिक्विड फूड को जिसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब हम यहाँ से ड्राइंग चैम्बर में इसको फीड करते हैं तो क्या होता है, इसका प्रिंसिपल है स्प्रे ड्राइंग का। सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? प्रिंसिपल। Spray drying is the transformation of feed from a fluid state into a dried particle form by spraying the feed into a hot drying chamber या hot drying medium बोल सकते हैं। Spray drying is considered to be one of the best method for drying of food materials. This method is applied to fluid of high moisture content and high viscosity or of a slightly paste like character. या पेस्ट अगर है तो हम इस मेथड से उसको ड्राई कर सकते हैं। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है तो इस मेथड से हम ड्राई कर सकते हैं। उन फ्लूइड को या उन मटेरियल को हम इस मेथड से ड्राई कर सकते हैं जिनका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे फूड को हम इस पे ड्रायर से ड्राई कर सकते हैं, उसे पार्टिकल फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं द सिस्टम involves large and complicated plant which requires tall building to house. ये बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है इसको इंस्टॉल करने के लिए। एक टॉल बिल्डिंग होना चाहिए क्योंकि इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है ड्रम की। ये जो ड्राइंग चैम्बर होता है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। The initial cost is very high and process is only economical when large quantity of milk are handled. यदि हम ज़्यादा हमारा कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की तो ये हमें इकोनॉमिकली वाइबल हो सकता है हमारे लिए। तो मच हीट इज ऑर्डिनरली लॉस्ट इन द डिस्चार्ज गैसेस। जो हमारे जो एग्जॉस्ट गैसेस है, एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट डिस्चार्ज होता है पाउडर्ड फॉर्म में
तो यहाँ पे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हीट लॉस होती है यहाँ से, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसको हमको इंस्टेंटली कूल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ से हीट लॉस हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण जो बल्क डेंसिटी ऑफ ड्राइड पार्टिकल इज ऑफन डिफिकल्ट टू कीप कांस्टेंट। हम मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, अगर हम इसको इंस्टेंटली कूल नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं ले सकते इससे। द एनर्जी कंजम्पशन इज़ वेरी हाई, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। In fact, no other process in the dairy industry has such a high energy demand per ton of finished product as drying. दूसरी मेथड जो ड्राइंग की है उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है जितनी हमारा इस वाले प्रोडक्ट पे या इस वाले जो ड्राइंग पे हमारा एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अप्रॉक्सीमेट 80% वाटर from milk has to be removed by application of this method और application of heat। सब 80% हम वाटर को इससे रिमूव कर देते हैं जब हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो the energy requirement per kg water evaporated in spray dryer is 16 to 20 times the energy required per kg water removed in evaporator। अगर हम इवेपोरेटर, जब हम इवेपोरेटर पढ़ेंगे तो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें जो एनर्जी का कंजम्पशन है स्प्रे ड्रायर से कम है, 60 to 20% मोर है इसमें एनर्जी का कंजम्पशन। तो इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फीड and hot air circulation, on the basis of atomizer। जो एटोमाइजर लगा होता है यहाँ पे, उसका ऑटोमेशन करने का जो मेथड है उस पर डिपेंड करता है, ऑटोमाइजेशन की मेथड पे डिपेंड करता है कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इन स्प्रे ड्राइंग ऑपरेशन द मिल्क इज पम्प्ड टू अ नोजल। अब थोड़ा सा हम इसका वर्किंग का देख लेते हैं। ये नोजल है हमारा, ये हमारा क्या है, नोजल है। ये एटोमाइजर लगा हुआ है। एटोमाइजर मींस फाइन ड्रॉपलेट्स में, मिल्क को फाइन ड्रॉपलेट्स में ये ऑटोमाइज करता है, फाइन ड्रॉपलेट्स में, जैसे कि आपका फाइन ड्रॉपलेट्स आ रहा है इससे। ये एयर है, एम्बिएंट एयर जिसको हम बोलते हैं। एम्बिएंट एयर किससे पास हो रही है, ये हीटर लगा हुआ है, हीटर से जब पास होती है तो ये हॉट हो जाती है, यहाँ पे जब आती है तो ये हॉट एयर यहाँ से ब्लो करवाते हैं। हॉट एयर यहाँ से, ये को करंट है, हॉट एयर भी यहीं से ब्लो हो रही है और फीड भी हमारा यहीं से ब्लो हो रहा है। किसी किसी केस में हॉट एयर हम नीचे से ब्लो करवाते हैं और फीड हम ऊपर से देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर करंट। ये हमारा प्रोडक्ट है। जो लार्ज पार्टिकल है ये इसकी सरफेस से इस पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जो हमारा फाइन पार्टिकल है हम साइक्लोन सेपरेटर से इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारा फाइन पार्टिकल मिलता है यहाँ, ये लार्ज पार्टिकल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी वर्किंग हम थोड़ी सी देख लेते हैं। इन स्प्रे ड्राइंग ऑपरेशन द मिल्क इज पम्प्ड टू अ नोजल और रोटरी डिस्क एटोमाइजर। ये रोटरी डिस्क एटोमाइजर है जिससे हम हमारा मिल्क को पंप करते हैं। विथ स्प्रे द फीड इन फाइन ड्रॉपलेट्स इनटू अ ड्राइंग चैम्बर। द ड्रॉपलेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर फ्लोइंग आइदर काउंटर करंट और को करंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ से हॉट एयर आ रही है और फीड यहाँ से, किसी किसी केस में हम नीचे से हॉट एयर फ्लो करवाते हैं और फीड ऊपर से हम फ्लो करवाते हैं। तो द ड्रॉपलेट्स आर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर फ्लोइंग आइदर काउंटर करंट और को करंट इन रिलेशन टू द फॉलिंग ड्रॉपलेट्स
तो जो ड्रॉपलेट्स है, द ड्रॉपलेट्स ऑफ मिल्क आर ड्राइड सो द ड्राई मैटर रिमेन्स एज पाउडर पार्टिकल्स। जो ड्राई मैटर होता है वो हमें पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क यहाँ पे आता है रेसिडेंस टाइम पे। हम रेसिडेंस टाइम यहाँ कितना रखें? रेसिडेंस टाइम मीन्स हमारा जो हॉट एयर है और हमारा जो फीड है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में कितने समय तक रहेगा, इसको हम बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। या हमारा जो फीड है इस ड्राइंग चैम्बर पे कितने समय तक यहाँ पे रहेगा, या यहाँ से ट्रेवल करते समय, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करते समय, ये हमारा, अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग चैम्बर एंड हो जाता है और यहाँ हमें प्रोडक्ट का फॉर्म मिलने लग जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवलिंग का टाइम है वो हम कितना रखें, और उसी के बेसिस पे यहाँ ड्राइंग होती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। वो टाइम जब हॉट एयर और हमारा फीड है वो कांटेक्ट में रहता है, उस टाइम को हम बोलते हैं रेसिडेंस टाइम। तो ये सेकेंड्स में होता है। इसके आगे हम देखते हैं, द ड्रॉपलेट्स ऑफ मिल्क आर ड्राइड सो द ड्राई मैटर रिमेन एज पाउडर पार्टिकल विच फॉल डाउन। जो भी पाउडर पार्टिकल हमें मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा? डाउनफॉल होगा उसका। तो विच फॉल डाउन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड मोर और लेस कंटिन्यूसली ऑन account of the large liquid surface created by atomization. The evaporation take place very quickly. जो evaporation है मॉइस्चर का, जो फीड से जो मॉइस्चर का evaporation है वो बहुत ज़्यादा क्विकली होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ये अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड हम हॉट एयर का टेम्परेचर रखते हैं। आगे हम देखेंगे, यूजुअली एट अ वेरी लो टेम्परेचर irrespective of whether drying air of a very high temperature is used, the hot air applied heat to the droplets and carry away the vapor evolved. The temperature of the milk droplet is kept down to the wet bulb temperature and does not exceed the calculated value of 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग जो प्रोडक्ट है जिनको हम को ड्राई करना है उनका हम अलग अलग टेम्परेचर पे उनको ड्राई करते हैं। जैसे यदि हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ मिल्क ड्रॉपलेट, मिल्क है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं 49 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर हम एक्सीड करवाते हैं। 49 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे मिल्क ड्रॉपलेट्स को हम पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और ये जो है 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड ये अलग प्रोडक्ट के लिए होता है। अभी हम मिल्क की बात कर रहे हैं, तो मिल्क के लिए हमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है? 49 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड। The temperature of milk droplets is kept down to the wet bulb temperature and does not exceed the calculated value of 49 to 54 degree centigrade. Spray dryers are mainly classified according to, जैसे कि मैंने बताया कि स्प्रे ड्रायर जो होता है वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम उसको अलग अलग जो ऑटोमाइजर है या ऑटोमेशन की जो मेथड है उससे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड ऑफ ऑटोमाइजेशन।
मेथड ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये एक तो प्रेशर ऑटोमाइजेशन हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन हो सकता है, या न्यूमेटिक ऑटोमाइजेशन हो सकता है। प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल न्यूमेटिक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक तो ये प्रेशर ऑटोमाइजेशन हो सकता है, प्रेशर के थ्रू हम उसको ऑटोमाइज करें, या सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन हो सकता है, या न्यूमेटिक ऑटोमाइजेशन हो सकता है। एक तो हो गया ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमाइजेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ हीटिंग एयर, हम एयर को किस मेथड से हीट कर रहे हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है इसका मेथड ऑफ हीटिंग एयर। तो ये हमारा, या तो हम उसको स्टीम से, या फिर फ्यूल ऑयल से, या इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको हीट कर सकते हैं। फ्यूल से, इलेक्ट्रिसिटी से, ये स्टीम से हम हीट कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग चैम्बर में। जो हमारा हॉट एयर हम ब्लो करते हैं उसकी मेथड क्या हो सकती है, मेथड ऑफ हीटिंग, या तो स्टीम हो सकती है, फ्यूल ऑयल हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ड्राइंग चैम्बर। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड हमारा हो गया, इसको मत दीजिए मार्क। पोजीशन ऑफ ड्राइंग चैम्बर, ड्राइंग चैम्बर की पोजीशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ये वाला जो ड्राइंग चैम्बर जो यूएसए वगैरह में है या फॉरेन कंट्रीज में, ये हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप के हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हमारा हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इन रिलेशन टू प्रोडक्ट फ्लो। एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ से हॉट एयर ब्लो हो रहा है, तो या तो ये करंट को करंट हो सकता है और मिक्स्ड हो सकता है, या काउंटर करंट हो सकता है, को करंट, मिक्स्ड और काउंटर करंट। फोर्थ हमारा डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इन रिलेशन टू फीड या प्रोडक्ट। ये को करंट, काउंटर करंट, और क्या हो सकता है, को करंट, काउंटर करंट और मिक्स्ड। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ ड्राइंग चैम्बर। ये फ्लैट बॉटम हो सकता है, कॉनिकल बॉटम हो सकता है। फ्लैट बॉटम, बॉटम की बात कर रहे हैं, फ्लैट बॉटम हो सकता है, कॉनिकल बॉटम हो सकता है। प्रेशर ऑफ ड्रायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हम वर्क कर सकते हैं, वैक्यूम पे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। ठीक है, हमने प्रिंसिपल देख लिया, वर्किंग देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट। स्प्रे ड्रायर कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 कंपोनेंट्स। स्प्रे ड्रायर कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट में नंबर फर्स्ट आप लोग ही बता दीजिए, सबसे पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है। हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर, जो एयर है इसका
हीट, हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर सबसे पहला कंपोनेंट। नंबर सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो ऑटोमाइजेशन ऑफ फीड इनटू द स्प्रे। हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर, इस पे आप हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर पे लिख सकते हैं कुछ, अगर आपको 2 लाइन अगर लिखना रहा, एयर हीटर विथ एक्कम्पनीड फैंस, और एयर फिल्टर भी लगे होते हैं ताकि जो अंदर हमारा कंटामिनेशन ना हो, एयर फिल्टर लगे होते हैं, डैम्पर्स एंड डक्ट्स लगे होते हैं। हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर। नंबर दूसरा क्या है हमारा, एयर फिल्टर भी लगे होते हैं यहाँ पे। नंबर दूसरा, ऑटोमाइजेशन ऑफ फीड इनटू स्प्रे। हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर में हम ये लिख सकते हैं कि एयर हीटर्स विथ एक्कम्पनीड फैंस with air filters, dampers and ducts. Automation of feed into spray. Automation of feed into spray में हम लिख सकते हैं क्या, automizers with feed supply system of pumps, tanks and feed pre-treatment equipment. Pumps, fans and feed pre-treatment equipment, ये लगा हुआ, पंप लगा हुआ होता है इसमें ताकि हम प्रेशर से प्रेशराइज्ड फॉर्म में फीड को अंदर चैम्बर में एंटर कर सकें। नंबर हमारा थर्ड जो है, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा आता है कॉन्टैक्टिंग ऑफ एयर एंड स्प्रे एंड ड्राइंग ऑफ स्प्रेस। कॉन्टैक्टिंग ऑफ एयर एंड स्प्रे, या हम जिसको बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर। कॉन्टैक्टिंग ऑफ एयर एंड स्प्रे एंड ड्राइंग ऑफ स्प्रेज। ड्राइंग चैम्बर कंप्लीट विद एयर डिस्पर्स्ड प्रोडक्ट एंड एग्जॉस्ट एयर आउटलेट्स। ड्राइंग चैम्बर, एग्जॉस्ट, इसमें एग्जॉस्ट भी आ जाएगा, ड्राइंग चैम्बर भी आ जाएगा। कंप्लीट विद एयर डिस्पर्जर, एयर डिस्पर्जर भी आ जाएगा इसमें, जो एयर को डिस्पर्स कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारा आता है रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट एंड फाइनल एयर क्लीनिंग। रिकवरी ऑफ आप इसकी वर्किंग को इन हेड्स के अलाउंड लिख सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहला हीटिंग ऑफ ड्राइंग एयर, हम एयर को, जो एम्बिएंट एयर है, इसको, ये हीटर लगा हुआ है, हीटर से हम इसको हीट करते हैं ताकि हॉट एयर हम ड्राइंग चैम्बर में इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद फिर ऑटोमाइजेशन ऑफ फीड इनटू स्प्रे, यहाँ से हम ऑटोमाइजेशन ऑफ फीड को ऑटोमाइज करते हैं। एक फाइन ड्रॉपलेट में ऑटोमाइजेशन क्या होता है हमने अभी देखा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ एयर एंड स्प्रे, इसमें रेसिडेंस टाइम भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट एंड फाइनल एयर क्लीनिंग, ये यहाँ से हम, ये रिकवरी हमारी प्रोडक्ट की, यहाँ से हम इसको सक कर लेते हैं, ये यहाँ से, और
ये यहाँ साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन सेपरेटर से हम फाइन ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे डिस्चार्ज करवा लेते हैं और यहाँ से एग्जॉस्ट एयर को एग्जॉस्ट करवा लेते हैं। आटोमाइजेशन क्या होता है, हम देखते हैं आटोमाइजेशन। Automation. The word atomization covers the process of liquid bulk breakup into millions of individual droplets forming a spray. A cubic meter of liquid forms approximately 2 into 10 to the power 12 uniform droplets और उनका साइज कितना हो सकता है 100 माइक्रोमीटर ड्रॉपलेट्स which offer a total surface area of over 60,000 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया जितना फाइन पार्टिकल होगा और उसका जो शेप होता है, जितना फाइन पार्टिकल हम ब्रेक कर सकते हैं तो उसके कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ये अच्छे से हीट के कांटेक्ट में आती है और जब हीट के कांटेक्ट में इसकी पूरी सरफेस एरिया आती है तो अच्छे से हमें ड्राइंग की जो प्रोसेस है वो हमारी अच्छे से यहाँ पे होती है। तो thus the evaporation rate is rapid due to the vast surface area of droplets। जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है जो कि स्फेयर के फॉर्म में होती है, जब स्फेरिकल फॉर्म होता है किसी भी ड्रॉपलेट का या किसी भी थिंग का, तो जब स्फेरिकल फॉर्म में उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू एनी अदर फॉर्म। ना रेक्टेंगल में सबसे ज़्यादा नहीं होता, स्क्वायर में भी सबसे ज़्यादा नहीं होता, किसी भी शेप का आप देखो उसमें जो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है स्फेरिकल फॉर्म में। तो हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए तो जितने फाइन पार्टिकल होंगे एक पार्टिकल का सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम इस ड्रॉप को यदि 100 ड्रॉप में हम ऐसे डिवाइड कर दें तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 100 गुना बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा ड्राइंग अच्छी होगी। जब सरफेस एरिया अच्छा होगा तो जो हीट और मटेरियल का कांटेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट होगा। In addition to this, the atomizer acts as a metering device to control the flow rate of product into the dryer। ये एक मीटरिंग डिवाइस के जैसे भी वर्क करता है जो फीड को कंट्रोल करने का भी काम करता है। The atomizer distributes the liquid into the air stream in a relatively uniform manner and should produce droplets of proper size to result the desired product particle size after the process is completed। The milk must be sprayed into the hot air as nearly as possible uniform in size। यूनिफॉर्म साइज का हमें ड्रॉपलेट्स यहाँ पे स्प्रे करवाना होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन ड्राइंग जोन होता है। यहाँ पे मेन ड्राइंग जोन जो होता है ये आटोमाइजर जो होता है इससे 0.6 इसको ऊपर बना दीजिए, ये इससे 0.6 मीटर की डिस्टेंस पे होता है। मेन हमारा जो 0.6 मीटर जो हमारा मेन ड्राइंग जो होती है, द मेन ड्राइंग जोन इज विद इन 0.6 मीटर ऑफ आटोमाइजर। तो स्प्रे एयर कांटेक्ट की अगर हम बात करें, स्प्रे
स्प्रे एयर कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो स्प्रे और एयर कांटेक्ट का जो को करंट सिस्टम होता है, मिक्स्ड करंट सिस्टम होता है और काउंटर करंट सिस्टम होता है। तो द स्प्रेड ड्रॉपलेट्स आर propelled across a chamber through which hot air is moving. Much of the moisture is removed at constant rate from the droplets by the air in the course of its movement. जो कांस्टेंट रेट ड्राइंग की हम बात करते हैं, फॉलिंग रेट ड्राइंग, कांस्टेंट रेट ड्राइंग, इसमें कांस्टेंट रेट से मॉइस्चर का इवेपोरेशन होता है। इन मोस्ट ड्रायर्स देयर इज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइंग जोन। बहुत सारे जो ड्रायर होते हैं उसमें प्राइमरी ड्राइंग जोन भी होता है, सेकेंडरी ड्राइंग जोन भी होता है। मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर इज रिमूव्ड विद अ कांस्टेंट ड्रॉप इन द एयर टेम्परेचर। इन द सेकेंडरी जोन द एयर एक्सपीरियंस लिटिल टेम्परेचर ड्रॉप। जो सेकेंडरी जोन जो होता है, जैसे इसके बाद ये प्राइमरी जोन होगा, ये यहाँ से सेकेंडरी जोन। जो सेकेंडरी ड्राइंग जोन होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, प्राइमरी जोन में ज़्यादा या कांस्टेंट रेट से मॉइस्चर का इवेपोरेशन होता है। द मेन ड्राइंग जोन इज विद इन 0.6 मीटर of the atomizer. If the material does not sufficiently dry in its trajectory through the dryer, it may accumulate on the dryer wall. यदि अच्छे से ड्राइड नहीं हो पाएगा इस ड्राइंग जोन में, तो ये इस ड्रायर वॉल में एक्यूमुलेट होता है, ये यहाँ पे। यदि सफिशिएंटली मटेरियल ड्राई नहीं होता है तो ये कहाँ एक्यूमुलेट होता है, इस ड्रायर वॉल में, ये से। और वो हम ड्रायर वॉल पे एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर ड्राइंग द ड्राइड पार्टिकल फॉल टू द बॉटम ऑफ द ड्रायर वेयर एडिशनल ड्राइंग में अकर। The relative direction of spray and air may determine the particle size. जो हमारा फाइन पार्टिकल है ये तो एयर में सस्पेंड रहता है, हम इसे यहाँ से एग्जॉस्ट फैन के हेल्प से इसको क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, और ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर में जाके सेपरेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ स्प्रे एंड एयर की। स्प्रे और एयर की, जो एयर हमारा यहाँ से हॉट एयर जा रहा है, स्प्रे हम यहाँ से कर रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं को करंट सिस्टम की। को करंट सिस्टम में क्या होता है, एयर और फीड दोनों एक ही डायरेक्शन से जाते हैं। जैसे ये हमारे ये फीड और हमारे ये क्या है, एयर। ये दोनों क्या होता है, एक जैसे कि हमारे यहाँ पे जिसको हमने अभी देखा था। तो को करंट में क्या होता है, इन को करंट द लिक्विड इज एटमाइज्ड नियर द टॉप ऑफ द ड्राइंग चेम्बर एंड फॉल डाउनवर्ड। लिक्विड इज एटमाइज्ड नियर द टॉप ऑफ द ड्राइंग चेम्बर एंड फॉल डाउनवर्ड while the air is introduced near the bottom of the drying chamber and moves upward in a counter current fashion। ये काउंटर करंट का है। ये काउंटर करंट में हमारा यहाँ से फीड जाता है, यहाँ से हमारा फीड जाता है, एटमाइज होता है, और यहाँ से हमारा
एयर का इनलेट होता है। ये हो गया क्या, काउंटर। ये हो गया को करंट। अब हम बात करते हैं किसकी, काउंटर करंट, सॉरी ये मिक्स्ड है, ये क्या है, ये मिक्स्ड करंट है। अब हम बात करते हैं, ये फीड है, यहां से हमारा एयर का इनलेट हो रहा है, तो ये क्या है, काउंटर करंट। So thank you students. I think it is sufficient for the spread iron. Thank you.